भारत की कुछ कट रहा है, आवाज कट गई है। स्वायत्त संस्था कन्या विनोद, महाविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग पिछले मास मुझे आ रहा है सुधीर नोटिफिकेशन। हमारे वक्ता और माननीय कट रहा है। मैम, आप 1 मिनट वेट कीजिए, हम इस करवा मैम मैंने वीना मैम को को-होस्ट से निकाल दिया है, अब उनको नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। ओके, थैंक यू। हाँ जी मैम, हाँ जी, आपको जो परेशानी हुई उसके लिए खेद है हमें। भारत की विरासत एवं स्वायत्त संस्था अब ठीक है मैम, आपको आवाज सुनाई दे रही है? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। भारत की विरासत एवं स्वायत्त संस्था कन्या महाविद्यालय जालंधर के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग द्वारा पिछले 1 माह से चल रही अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान माला की इस अगली कड़ी में उपस्थित सभी सुधी विद्वानों, श्रोताओं, हमारे माननीय जो स्रोत वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गणमान्य अतिथिगण और हमारी प्रिय छात्राओं का हार्दिक स्वागत। सामाजिक बदलाव के लिए नारी शिक्षा का बीड़ा उठाने वाली संस्था केएमवी की सुयोग्य एवं दूरदर्शी प्राचार्य जी प्रोफेसर डॉक्टर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से प्रारंभ की गई इस व्याख्यान माला में हम सभी आज देश विदेश में ख्याति प्राप्त शख्सियत श्रीमती वीणा विजय के विचारों और उनके अनुभवों को सुनेंगे। इससे पूर्व सभी की जानकारी के लिए मैं एक बार सबको बताना चाहती हूँ कि अभी तक अपने इस प्रयास के अंतर्गत हम श्री सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जो नॉर्वे से हैं और आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं, सुप्रसिद्ध कथाकारा श्रीमती कमलेश जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न युवा और उत्साही व्यक्तित्व श्रीमती रचना श्रीवास्तव अमेरिका से पिछले सप्ताह हम उनसे भी रूबरू हुए थे। इसी प्रयास में आज का ये व्याख्यान है अगली कड़ी के रूप में इस सीरीज की। वस्तुतः इस प्रयास का उद्देश्य हिंदी के साहित्यिक और प्रयोजन मूलक पक्ष को समझना ही नहीं है, अपितु हिंदी अंतरराष्ट्रीय फलक पर जिस तरह अपना विस्तार कर रही है उसके विभिन्न पक्षों से परिचित होना भी हमारा उद्देश्य है। इससे पहले कि मैं आदरणीय वीणा विज जी को मंच पर संबोधन के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग की सम्मानित अध्यक्षा एवं रचनात्मक प्रतिभा की धनी प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कालरा जी को अतिथि अभिनंदन के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया वो अतिथि अभिनंदन के लिए 2 शब्द कहें। आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रूपिका। माननीय डॉक्टर वीणा विज जी, कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से प्राचार्य की ओर से विशेष रूप से इनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। मैं जानती हूँ कि आप कन्या महाविद्यालय के बारे में बहुत कुछ जानती भी हैं और यहाँ पर आ भी चुकी हैं। मुझे आज भी याद है 2011 का वो दिन जो हम स्त्री सशक्तिकरण के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें आप आए थे और वैसे भी आपसे मिलना जुलना होता रहा है। बहुत ही प्रतिभाशाली कवित्री और कहानीकार हैं आप। कन्या महाविद्यालय के विषय में आपसे जानकारी साझा करना मैं अपना परम कर्तव्य भी समझती हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है, मुझे सौभाग्य भी लग रहा है। बार बार कन्या महाविद्यालय की बात करती हूँ, शायद इसीलिए कि मैं इस संस्था से एक छात्रा के रूप में भी जुड़ी हूँ और एक प्राध्यापिका के रूप में भी। मेरी जड़ें यहीं की हैं। कन्या महाविद्यालय 1883 में स्थापित हुआ था मैडम, आज से लगभग 137 वर्ष पहले।
और ये संस्था 3 शताब्दियों की गवाह है। इसने अपने होते देखा है कि शिक्षा किस तरह से उदित हुई, किस तरह से आगे बढ़ी और किस तरह से आज ये कन्या महाविद्यालय एक वट वृक्ष के रूप में फैल रहा है। ये वो संस्था है जो स्वतंत्रता संग्राम की साक्षी एवं भागीदार भी रही है। जिस समय तिरंगे का फहराना एक राष्ट्रीय अपराध समझा जाता था, उस वक्त भी कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में तिरंगा लहराया करता था। कन्या महाविद्यालय ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को पूरे ध्यान में रखा है, निभाया है। ये नहीं कि ओढ़ा और बिछाया है, बल्कि इसको हृदय में धारण किया है। आज भी कन्या महाविद्यालय में कहीं कोई रैगिंग नहीं होती है, बल्कि सरस्वती पूजन के माध्यम से छात्राओं का अभिनंदन किया जाता है और अमर ज्योति नामक फंक्शन के माध्यम से विद्या प्राप्त कर जाने वाली छात्राओं को आशीष दिया जाता है। ये वो संस्था है जहाँ के संस्थापक ने उस वक्त स्त्री को यानी लड़की को शिक्षित करने का प्रण लिया, जिस वक्त ये एक अपराध समझा जाता था। लोग कहते थे एक लड़की को शिक्षित करके क्या करना है, लेकिन उनका ये मानना था कि जब एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो उसके माध्यम से पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश, यहाँ तक कि विश्व भी साक्षर बनता है, शिक्षित होता है। तो उन्होंने पत्थर भी खाए, लोगों के ताने भी सहे, लड़कियों की सगाइयां टूट गई क्योंकि उस वक्त बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की सगाई कर दी जाती थी, शादी कर दी जाती थी। उस वक्त उन्होंने सोचा कि जब लड़की को शिक्षित करेंगे तो उसके माध्यम से पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। तो उन्होंने ये शिक्षा शुरू की। लाला देवराज जी को नमित हूँ उनके प्रति, जिन्होंने ये काम इतने विद्रोही माहौल में ये शुरू किया था और आज कन्या महाविद्यालय आप जानते हैं कि एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है, एक बहुत बड़ी संस्था बन चुका है। ये संस्था अब स्वायत्त शासी हो गई है, ऑटोनॉमस संस्था बन चुकी है। तो पुराने जमाने से लेकर के आज तक के कन्या महाविद्यालय ने बहुत सारे क्रेडिट्स लिए हैं अपने साथ में। आप देखिए कि इंडिया टुडे का रिव्यू हुआ था और उसमें भी कन्या महाविद्यालय को नंबर 1 संस्था, भारत की नंबर 1 संस्था घोषित किया गया है। यूजीसी नैक के सेकेंड साइकिल में भी कन्या महाविद्यालय के 100 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस थे, जिसके अंतर्गत सबसे ऊपर, सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो थे वो कन्या महाविद्यालय के थे। और उसके बाद स्टार कॉलेज का तगमा इसे मिल चुका है। तो न जाने कितनी चीजें ऐसी हैं जो पहला प्रयास कन्या महाविद्यालय ने किया और आज तक ये संस्था बाकी सबको पीछे छोड़कर आगे चली है। मैं आपको कन्या महाविद्यालय के इस हिंदी विभाग के बारे में भी बताना चाहूंगी मैडम, और मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगेगा जानकर कि कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग में 6 प्राध्यापक काम कर रहे हैं और इनकी अभी तक लगभग 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत लोग क्रिएटिव भी हैं, रचनात्मक भी हैं और आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग में एक उन्मीलन नाम की पत्रिका 2004 से हमने शुरू की है और हर साल इसमें या तो विशेषांक निकाले जाते हैं या फिर हम किसी भी विषय पर लोगों के शोधालेख, संस्मरण, कहानी, कविता, इंटरव्यूज, बहुत सारी चीजें आमंत्रित करते हैं और आप ही उसमें भागीदार रही हैं। हमें बहुत खुशी है, आप और सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कन्या महाविद्यालय में हिंदी समर्पण समारोह हर साल मनाया जाता है। ये ठीक है कि उसके लिए एक दिन निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हिंदी को गरिमामय बनाए रखने के लिए हिंदी गरिमा दिवस जो है यहाँ पर मनाया जाता है और हिंदी समर्पण के माध्यम से हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को साथ लेकर के उनकी कॉलेज लेवल पे, पूरे के पूरे कॉलेज या अंतः कॉलेज जो प्रतियोगिताएं हैं उसका हम आयोजन करते हैं और जो छात्राएं या छात्र इसमें भाग लेते हैं और उनको प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और जो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहते हैं और उनको हम सम्मानित भी करते हैं। तो कन्या महाविद्यालय की बहुत सारी उपलब्धियां हैं,
जिनको आपके साथ साझा करते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और इसके बाद मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, विशेष रूप से सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी का भी स्वागत करती हूँ, जो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इनको एक आमंत्रण भेजा जाए तो ये तुरंत हाजिर हो जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी साहित्यिक प्रतिभा को देखते हुए। और हालांकि बहुत आमंत्रण ये हमें भी देते हैं और हम अपनी कुछ दिनचर्या की वजह से या बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, इसकी वजह से हम जुड़ नहीं पाते हैं। माफी मांगते हैं आपसे सुरेश जी, लेकिन बहुत अच्छा है। तो मैं कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का शत शत अभिनंदन करती हूँ और डॉक्टर रूपिका को पुनः मंच संचालन के लिए आग्रह करती हूँ कि वो आए और वीणा विज जी के बारे में उनका परिचय दें और प्रवासी संस्कृति के ऊपर अपने विचार। धन्यवाद वाह। मैम। अब मैं आपसे आज की आदरणीय स्रोत वक्ता डॉक्टर वीणा विज उदित जी का परिचय साझा करने की खुशी लेना चाहूंगी। डॉक्टर वीणा विज उदित कलाकार हैं, कवित्री हैं, साहित्यकार हैं। ऑर्थर गिल्ड ऑफ इंडिया से साहित्य सर्वोत्तम वीणा राष्ट्रपति अवार्ड के साथ साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्मानित एवं अलंकृत है। काव्य, कहानी, संस्मरण, लघु कथा विधाओं में अपने लेखन से सदा चर्चित रहने वाली वीणा विज जी के अब तक 3 काव्य संग्रह, 4 कहानी संग्रह, मातृभारती पर उनके छुटपुट अफसाने, फेसबुक पर भूले बिसरे धारावाहिक लेखन और उनकी आत्मकथा आईना और अक्स अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। आप 80 के दशक से टीवी और आकाशवाणी पर कार्यरत रहीं और आपने करीबन 100 नाटकों में काम किया। बचपन से थिएटर से भी आपका लगाव रहा और रंगमंच पर अनेक नाटकों में अभिनय के लिए आपने ढेरों पुरस्कार भी प्राप्त किए। भरतनाट्यम में आप द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिकाएं बहुत चर्चित रही। एनसीसी कैडेट के रूप में गणतंत्र दिवस परेड के बेस्ट सीनियर मोस्ट अंडर ऑफिसर का अवार्ड भी आपको मिला। ई पत्रिकाओं में लेखन के लिए सतत सक्रिय होने के साथ साथ माननीय स्रोत वक्ता संगोष्ठियों में निरंतर सहभागिता से वैचारिक आदान प्रदान के लिए अपने मन में उत्साह और अनुराग को बनाए रखे हुए हैं। ये स्तुत्य और प्रशंसनीय है। अब अपनी वाणी को मैं यही विराम देते हुए और अपने स्रोत वक्ता माननीय स्रोत वक्ता जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे श्रोताओं को अपने विचारों से अवगत कराएं और प्रवासी साहित्य और संस्कृति को हमसे साझा करें। आदरणीय वीणा विज जी। आप सबका अभिनंदन करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी प्रेस्टिजियस संस्था कन्या महाविद्यालय में फिर बुलाया है। और मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही। हाँ जी, म्यूट अनम्यूट कर लिया मैंने। हाँ अभी किया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतनी प्रेस्टिजियस संस्था में मुझे फिर बुलाया गया है व्याख्यान के लिए। और मैं अपना जो भी लेखन है आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और सबको अभिवादन करती हूँ। तो आज मैं बोलूंगी आपके से प्रवासी साहित्य और संस्कृति के ऊपर। और एक शेर 2 लाइनों का बोलती हूँ। आपसे मिलने के आह्लाद की चंद किरणें, आपसे मिलने के आह्लाद की चंद किरणें तम से घिरे मन में उजास लाई हैं। उन्हीं का आलोक लिए विमुग्ध निहार, आपके मध्य यथार्थ की कुछ संवेदनाएं आई हैं, यथार्थ की कुछ संवेदनाएं आई हैं। सो मैं आपको कुछ यथार्थ ही प्रस्तुत करूंगी और जो जिससे मैं भी संबंधित रही हूँ। तो वो सिर्फ मैं कहीं से लिखा पढ़ा नहीं, पर लेकिन संबंधित रही हूँ जिन वाकयातों से, वो सब आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो मैं बताना चाहूंगी
कि मैं सन 1992 से अमेरिका आ रही हूँ। तो प्रवासी साहित्य सिर्फ अमेरिका का ही नहीं, जो भी देश से लोग विदेश में गए हुए हैं वो सारा साहित्य प्रवासी साहित्य कहलाता है। उन्हें ही हम प्रवासी भारतीय बोलते हैं, चाहे वो कनाडा है, अमेरिका है या फ्रांस है, तो उसमें सभी आते हैं। तो प्रवासी भारतीयों की जीवन शैली और मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। और क्योंकि आरंभ में तो हम चाहते, लोग बोलते होते थे कि ये लोग बाहर के हैं तो सिर्फ अंग्रेजी बोलेंगे, और वो भी यही समझते थे कि हाँ, हम अब बाहर आ गए हैं, हमने अपने देश में जाकर अंग्रेजी में ही बोलना चलना है। परंतु ये हो गया है कि वो और अपनी कर्म भूमि में वो इस कदर व्यस्त रहते थे कि उन्हें समय ही नहीं मिलता था कि पीछे लौटकर देख सकें या गहन संवेदनाओं को अभिव्यक्त कर अपने दिल का हाल कह सके, क्योंकि वो लोग बाहर ही बैठे रहते थे। जिससे पूछो मुझे 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 15 साल हो गए, मैं देश ही नहीं गया, अपने भारत देश नहीं गया। सो ये अपनी मातृभूमि के प्रेम से के बीच जो उनके हृदय में पल रहे थे वो अब पल्लवित हो उठे हैं। किससे? तकनीकी का सहारा लेकर। इस तकनीकी ने दुनिया को बहुत जोड़ दिया है। विश्व बंधुत्व और दुनिया छोटी हो गई है, यानी ग्लोबलाइजेशन होने से समीपता बढ़ गई है, और ये तो हम सब महसूस करते हैं। इससे देश और विदेश में बसे सभी भारतीयों को एक साथ एक धरातल पर खड़ा कर दिया गया है। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि हिंदी के विषय में कि प्रवासी साहित्य में हिंदी का क्या स्थान है। तो मैं 80 के दशक के पूर्व अमेरिका में हिंदी की जो शिक्षा थी उसके विषय में बात करूंगी कि जब हिंदी की शिक्षा चंद विश्वविद्यालयों और पारिवारिक शिक्षण तक ही सीमित होती थी। 80 के दशक में भारतीयों की संख्या में वृद्धि होने लगी और अंतरजातीय विवाह और कुछ राजनीतिक कारणों से हिंदी के प्रति रुचि लोगों की बढ़ गई। विश्वविद्यालय, मंदिरों व सामाजिक संगठनों में प्रारंभिक स्तर के हिंदी के पठन पाठन में बढ़ोतरी शुरू हो गई। इसी समय में हिंदी प्रेमियों में, मतलब कि 80 के दशक में ही हिंदी के प्रेमियों ने अंतरराष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन और हिंदी संस्थान की स्थापना की। तो हिंदी संस्थान और हिंदी एसोसिएशन की स्थापना 80 के दशक में जाकर हुई। उन्हीं दिनों हिंदी कवि काका हाथरसी को बुलाकर वहां पर एक कवि सम्मेलन किया गया। उसमें लोगों की बहुत रोचकता रही, लोकप्रियता इससे बहुत बढ़ गई और लोग बड़े हर्षित थे। तो इससे क्या हुआ कि जो बड़े शहर थे वहां पे भी छोटे छोटे कवि सम्मेलन और मुशायरे होने शुरू हो गए, और तभी से प्रवासी भारतीयों ने भी साहित्य सृजन आरंभ कर दिया। तो साहित्य सृजन का आरंभ 80 के दशक में जाके अधिक हुआ। अंतरराष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन ने एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकाली, विश्वा नाम की, और उसमें वहां पे लोगों में इतना उत्साह आया कि उसमें अपने लेख और कहानियां, कविताएं सब देना शुरू कर दी, अपने संस्मरण देने शुरू कर दिए लोगों ने। हिंदी की संस्था की शाखाएं भी कई राज्यों में, बड़े शहरों में बनी। कनाडा में भी उन्हीं दिनों में 80 के दशक में ही कनाडा में भी हिंदी के प्रति जागरूकता दिखनी शुरू हो गई थी। माध्यमिक स्तर पर हिंदी की प्रथम औपचारिक कक्षा टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में, वहां पर जैसे हमारा कन्या महाविद्यालय बेस्ट है, वहां पे भी एक सीनियर हाई स्कूल है, बेलियर हाई स्कूल। तो उसमें 10 स्टूडेंट्स को रख के 1988 में जो एक पायनियर होते हैं, ऐसे डॉक्टर अरुण प्रकाश जी है वहां, उन्होंने उसे आरंभ किया। इस स्कूल में बेलियर सीनियर हाई स्कूल है और उसमें 10 छात्रों से सिर्फ उन्होंने हिंदी की शिक्षा शुरू कर दी। आज वहां 7 स्तर बनाए गए हैं इसके। तो 7 स्तरों पर 100 से अधिक छात्र हिंदी सीख रहे हैं। यह देश का अकेला स्कूल है जहां 30 वर्षों से भी अधिक समय से भारत की सभ्यता
और हिंदू धर्म की औपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती है। हमारे देश का सिलेबस गलत है, यहाँ मुगल राजाओं की शिक्षा दी जाती है, लेकिन वहां पर भारतीय सभ्यता और हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती है। 1992 में इसी स्कूल में अंतरराष्ट्रीय हिंदी एसोसिएशन ने 3 दिन का देश का सबसे बड़ा हिंदी अधिवेशन आयोजित किया और जिसमें भारत से 12 विद्वान गए थे जिसे अटेंड करने। तो ये बहुत बड़े बड़े एक मील पत्थर साबित हो गया वो स्कूल वहां पर। तो यही अरुण प्रकाश जी ने 92 में और 2002 में राइस विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, इनमें 3 स्तरों पर मतलब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों स्तरों पर हिंदी की कक्षाएं शुरू कर दी। और 2008 में उन्होंने नमस्ते जी नाम की 480 पेज की प्राथमिक हिंदी की पुस्तक प्रकाशित की, जिससे उनको ढेरों पुरस्कारों के साथ 2009 में साउथ एशियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। मतलब उनकी मेहनत रंग लाई और हिंदी आरंभ हो गई। तो हिंदी का सर्वाधिक विकास फिर अब राजनीतिक स्तर पे आया, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने राजनीतिक कारणों से हिंदी को क्रिटिकल नीड लैंग्वेज घोषित कर दिया। देखिए कहीं तो पहुंचे, जब शुरू हुआ तो अब यहां तक पहुंच गया और इसके विकास के लिए कुछ $1 मिलियन की धनराशि दे दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनके लिए कि जब $1 मिलियन मिल गए। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने, जो वहां का अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, उसने अमेरिकन काउंसिल फॉर द टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस की मदद से कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू कर दिए, जिनमें से स्टार टॉक और डेवलपमेंट ऑफ नेशनल जो करिकुलम है जो वो स्टार्ट कर दिया। तो उससे 1 ग्रेड से लेके ग्रेजुएट स्तर तक हिंदी का करिकुलम बना लिया गया। और जिसके लिए ये अरुण प्रकाश जी तो थे ही, एक हमारी उपन्यासकार थी न्यूयॉर्क में सुषुम बेदी जी, वो एक भंडारी कपल था जो साहित्यकार थे, विजय भंडारी जी और उनके पति, और 2 जने और थे। तो ये 6 जनों ने मिलकर पहली से लेके और 16वीं कक्षा तक पूरा यूनिवर्सिटी तक करिकुलम बना के रख दिया। और उस करिकुलम के अनुसार ही आज अमेरिका में शिक्षा, जहां भी हिंदी की शिक्षा दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग दी जाती है। और मिलिट्री स्कूल में भी हिंदी अनिवार्य हो गई, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ने सहायता दी। और बताइए वहां के मिलिट्री स्कूल में हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट बन गई। इस सब में उनका, अरुण प्रकाश जी का तो बहुत बड़ा हाथ था। इस समय कई विद्यालयों, विश्वविद्यालयों व सामाजिक संस्थानों द्वारा हिंदी के विकास के प्रचार और प्रसार के शिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो वहां पे 80 के दशक के बाद से इन 50 साल मतलब 40 साल के अंदर हिंदी उच्च स्तर पर पहुंच गई है और बहुत लोग हिंदी को सीखना चाहते हैं। जैसे वहां पे रिवाज था मैक्सिकन लैंग्वेज सीखने का, सेकंड लैंग्वेज लेनी है तो फ्रेंच लेनी है, मैक्सिकन लेनी है। आज स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी सब्जेक्ट भी ले रहे हैं। तो पिछले दशक में कई ई पत्रिकाओं जैसे साहित्य कुंज कनाडा ने, जिसे वहां पर सुमन घई जी चला रहे हैं, और जब कोई विशेषांक निकालते हैं तो वहां पे हिंदी में पीएचडी है डॉक्टर शैलजा सक्सेना, वो पूरी भरपूर उनके साथ पूरे कदम से कदम मिला के उसे संचालित करती हैं। और इनकी पत्रिका में मैं आज तक लिख रही हूँ 2003 से, जब से यह शुरू हुई है, आरंभ हुई है, और मेरी सर्वाधिक कहानियां इसी में छपी है। तो और इनका हिंदी राइटर्स गिल्ड भी इन्होंने शुरू कर दिया, और ये मिसिसागा ओंटारियो स्टेट में है। तो इनका अक्टूबर में एनुअल फंक्शन भी हिंदी का होता है, और हिंदी में कहानी लेखन को प्रोत्साहन देते हैं। मेरी कहानी मोह के धागे को इन्होंने
वो एक आदर्श कहानी के रूप में रखा है वहां पर, कि जिनको सिखाना होता है कि कहानी में क्या क्या होना है, कौन कौन सी होना जरूरी है, कैसा। सो इस तरह से अभिव्यक्ति अनुभूति पत्रिका भी दुबई से छपती थी, उसमें भी मैं निरंतर लिखती रही हूँ, अनवरत मेरा लेखन चलता रहा है। वो अब लखनऊ आ गई हैं, वहां भी चल रहा है। और इन सबसे अलग एक काव्य समूह ई कविता और ई चिंतन न्यूयॉर्क से शुरू हुआ था, ये भी बहुत पहले 2003 में। तो इसमें अनूप भार्गव जी थे जो कि IIT से पढ़ के गए हुए थे दिल्ली से, तो वो ऑन द जॉब में वो गए, पर उनका हिंदी के प्रति जो प्रेम था तो उन्होंने ये 2 चला दी अपनी ई पत्रिकाएं, और इसमें हमारा लेखन शुरू हो गया। हम लोग काव्य भी करते थे, काव्य लेखन भी होता रहता था। तो इस तरह से जो है ना, इन प्रवासी भारतीयों की जो ई पत्रिकाएं हैं उसमें हमारे जैसे उनके साथ साथ हमारे जैसे भारतीय लेखक और कवि भी छप रहे थे। जैसे चंद्रमा का बढ़ता आकार है, उसी तरह प्रवासी भारतीयों की ख्याति भी उसी के अनुसार बढ़ रही है। और विदेशों में जितना भी लेखन हो रहा है उनका अधिकांश प्रकाशन आपको पता है आजकल हिंदुस्तान में हो रहा है। इससे प्रकाशक भी उत्साहित है कि उनको भी अधिक कार्य मिल रहा है। प्रवासी भारतीयों की किताबें भी धड़ाधड़ छप रही हैं। वे पहले हमारे देश में लोकार्पण करते हैं, फिर जाके अपने देश में लोकार्पण करते हैं, और उनको इनाम और सम्मान देकर हमारे जो साहित्यकार हैं और संस्थाएं हैं, साहित्य संस्थाएं, वो भी उन्हें प्रोत्साहित कर रही हैं और स्वयं भी सम्मानित हो रही हैं। तो एक एक शहर में कई कई संस्थाएं भी यहाँ पर बनी हुई हैं जिनमें काव्य पाठ चलते हैं, कोई मासिक रूप से तो कोई त्रैमासिक रूप से। तो एक बार 2018 की बात है, यहाँ सैन फ्रांसिस्को में इनर आई क्लब है, वहां पर 6-7 देशों की स्त्रियां बैठी हुई थी। तो मुझे पता चला कि आज इनका साथ सबका काव्य पाठ होगा, तो मैं आमंत्रित थी वहां पर। तो वो उनका सबका काव्य जो था उन्होंने अंग्रेजी में करके, अंशु जौहरी जी थी उसकी संस्थापक, उन्होंने वो सबका पढ़ा। तो ये लगा कि नारी विमर्श सिर्फ भारत में नहीं है, नारी जहां भी है वो नारी विमर्श ही है। हम अंतरराष्ट्रीय स्त्री दिवस मना लेते हैं, कहते हैं इंटरनेशनल वीमेन डे मना रहे हैं, इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि हर लेडी, हर वुमन सेम दौर से गुजर रही है, सेम भावनाओं को जी रही है, सेम परिवार के साथ चल रही है, और उन सब की अगर कोई पीड़ा भी है तो वो भी आपस में साझी है। सो वहां पे भी मैंने फिर उन सबको कहा कि ये तो मुझे हैरानगी हो रही है, आप सबकी भावनाएं हमारे देश की कविताएं लग रही हैं, आप लोगों की विभिन्न देशों से आई कविताएं नहीं लग रही है। इसी तरह ग्लोबल हिंदी ज्योति संस्था वहां पे है, तो उन्होंने खुले मंच में बुलाया था काव्य पाठ करने के लिए। फिर मेरी तीसरा काव्य संग्रह था दरीचों से झांकती धूप, उसका लोकार्पण भी वहां किया गया, और इसके विषय में मेरा लेख फिर ट्रू मीडिया में भी छपा, ये पूरा उत्सव भी। और हमारे माननीय राष्ट्रकवि नीरज जी, राष्ट्रकवि गोपाल दास नीरज जी के पौत्र वहां आए थे, और इनके साथ मेरा फोन पे कांटेक्ट आखिर तक चलता रहा, जब तक वो बोल पाते थे नीरज जी। इसी तरह हिमांशु जोशी जी से भी आखिर तक उनकी नेपाल के विषय में जो लिख रहे थे उसके विषय में वो बताते रहते थे मुझे। सो हम लोग बैठे तो जलंधर में होते हैं, पर बातें सबसे हो जाती हैं, तो मिलना नहीं हो पाता है। पारिवारिक ऐसी स्थितियां होती हैं कि इंसान हर जगह नहीं जा सकता। तो प्रवासी भारतीयों की इन संस्थाओं में आप लोग कहीं बोर तो नहीं हो रहे, क्योंकि मैं तो आपको सारा कुछ इनके विषय में बता रही हूँ कि साहित्य कैसे ऊपर की तरफ आया। नहीं मैम, ये तो प्रवासी जानकारी भारतीयों हमारे की लिए संस्थाओं सच में में बहुत बहुमूल्य है, और हमें बहुत, हम रुचि से सुन रहे हैं, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचिए।
हाँ, मैंने कहा मैं आपको सब जो भी वास्तविक परिस्थितियां हैं उनसे मैं आपको आपको जानकारी देना चाहती थी, उससे परिचित कराना चाहती थी, क्योंकि कोई भी काम होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है आगे, समय लेता है। तो बहुत स्वागत है मैम आपका, बहुत स्वागत। और यहाँ पर क्या होता है कि जब भारत की तात्कालीन स्थितियां है ना, जो उन पे बड़ा विचार विमर्श होता है। हर इंसान जो आपस में मिलता बैठता है, हिंदू भारतीय, वो आपस में भारत की स्थिति पर विचार करता है कि आजकल क्या परेशानी चल रही है। कोई परेशानी आए तो सब इकट्ठे होकर पैसे इकट्ठे करेंगे और भारत भेजेंगे। उनके यही होता है कि हमारे देश में कुछ ना हो, पर देशवासियों पर मुसीबतें ना आए। आजकल इलेक्शन का दौर है तो सब बैठ के यही बातें करते हैं। सो यहाँ पर आए तो ये भारत से हैं, पर चर्चा भी भारत की ही करते हैं। अपनी मातृभूमि को हर समय दिल में लिए रहते हैं सारे, और कोई विपदा की घड़ी आए तो पीछे नहीं हटते हैं ये लोग। विश्व हिंदी ज्योति संस्था में भी मुझे बुलाया गया था। उसकी संस्थापक भी हैं नीलू गुप्ता और मंजू मिश्रा जी। तो इन लोगों ने क्या किया है कि यूपी में उपमा नाम से ऐसी संस्था खोली है कि ये 10 गांव में गांव के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, पढ़ने का सामान, ये सब मुहैया कराते हैं। और साल में एक बार मंजू मिश्रा जाती हैं, वहां एक हफ्ता रहती हैं और उनको देखती हैं जा जाके कि वहां पर क्या चीज वाकई में चाहिए और उनको क्या क्या चीज हम उपलब्ध करा सकते हैं। इसी प्रकार से श्रीमती सुधा ओम ढिंगरा है, वो न्यू नॉर्थ कैरोलिना में है। तो वो भी, उन्होंने भी ढिंगरा फाउंडेशन सीहोर में खोला है, मध्य प्रदेश में। कोई यूपी में, कोई एमपी में, इस तरह से। तो वो लोग भी वहां पर कंप्यूटर देते हैं बच्चों को स्कूल में, और उनको शिक्षित किया जाता है। विभूम स्वर और शिवना साहित्य की इनकी 2 पत्रिकाएं भी वहां से चलती हैं। और मेरी तुरपाई कहानी जो बहुत चर्चित रही है, वो भी उसी में छपी थी पहले। तो यहाँ अमेरिका में हिंदी साहित्य सिखाने के लिए कम्युनिटी कॉलेज भी खुले हुए हैं, जो कि बहुत अधिक शहरों में खुले हुए हैं कम्युनिटी कॉलेज। और जहाँ हमारी हिंदुस्तान से आती हैं जो टीचर्स, वो वहां पे पढ़ाती हैं और हिंदी सिखाती हैं। तो इनमें क्या होता है कि हमारे भारतीय घरों से छात्र तो जाते ही हैं, विदेशी छात्र भी आते हैं, वो भी हिंदी सीखते हैं। तो विदेशी से के नाम से हम सिर्फ इंग्लैंड अमेरिका नहीं, पूरे सब देशों को लेते हैं, क्योंकि आप हैरान होंगे, दुनिया के 176 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अब बताइए, दुनिया के 176 देशों में जब हिंदी पढ़ाई जाती है तो हमारा हिंदी साहित्य कितना समृद्ध हो गया। अमेरिका में भी 65 विश्वविद्यालयों में, 65 विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। मतलब एक सब्जेक्ट है वहां पर भी। अगर हमारे यहाँ हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है भारत में, तो यहाँ भी हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में 65 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। मेरी भी एक सहेली थी जो सुषुम वेदी जी उपन्यासकार थी, वो न्यूयॉर्क में कॉलेज में पढ़ाती थी। अभी न्यूयॉर्क में अनिल प्रभा कुमार जी भी हैं। इसी तरह से एक सुदर्शन प्रियदर्शनी भी हैं। ये सब लेखिकाएं हैं जो बहुत अच्छा हिंदी में लिख रही हैं। हंसादीप जी हैं। तो मैं ये जो बाइलियर, इसको वैज्ञानिक भाषा भी तो मानते हैं हिंदी को, कि जैसा बोलो वैसा लिखो, यानी कि कंप्यूटर के लिए भी हिंदी भाषा सर्वोचित है। और जहाँ वो ह्यूस्टन की राइस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, सेंट्रल लाइब्रेरी, बाइलियर सीनियर हाई स्कूल, इन सब में मेरी किताबें भी हैं, और जिनमें ये कविताएं भी पढ़ते हैं, उनका पाठ भी होता है, और कहानियां भी पढ़ के सुनाते हैं, जिससे मुझे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। वीडियो स्टॉप हो गया है। रोहन, मैम आपकी आवाज आ रही है? आ रही है? अच्छा, हाँ ठीक जी, है हाँ जी, फिर। आ रही है मैम। अच्छा, तो
एक बार की बात है, ह्यूस्टन में 2 मार्च 2019 को मैं अपनी एक सहेली के पास गई और मैंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ। उसने मुझे बहुत बार इनवाइट किया था। तो जब मैं वहां पहुंची तो वो उसने 100 लोगों को अपने घर आमंत्रित किया जिन्हें साहित्य में रुचि है, काव्य में रुचि है। और मैं हैरान हो गई देख के, माइक वगैरह लेके, सिस्टम लेके वो सारा लोग चले आ रहे हैं और 70 के करीब लोग, 70-75 के करीब लोग इकट्ठे हो गए। और उसके बाद उन्होंने 1 घंटे से ऊपर मेरी कविताओं को बिल्कुल मुग्ध श्रोता बनकर सुनते रहे। तो अंत में कुछ लोगों ने फिर मेरे कहने पे अपनी कविताएं भी सुनाई जो उन्होंने आज तक बाहर नहीं निकाली थी और डायरी में ही पड़ी हुई थी। उनका उत्साह देखते बनता था। गजल और शेरो शायरी का माहौल भी बना। फिर हम सब ने मिलकर देशभक्ति के फिल्मी गीत गाए माहौल को जरा खुशनुमा बनाने के लिए, और प्रवासी भारतीयों का मनभावन रस से ओत-पोत समय एक यादगार संध्या बन गया था। इसी तरह से अमेरिका के मंदिर, शिवालय, आर्य समाज, वैदिक सेंटर और पूजा स्थलों में भी हिंदी संस्कृति का प्रचार होता है। हिंदुओं के त्योहार मनाए जाते हैं, रामलीला होती है, दशावतार की कहानियां सुनाई जाती हैं, अमृत मंथन की कथाएं, देशभक्ति के गीत आदि सब शिक्षाप्रद कहानियां सिखाने के लिए बिना किसी वेतन के अवैतनिक सेवा देते हैं लोग। इतवार को आराम करने के बजाय, सोने की बजाय वो लोग इन सेंटरों में जाते हैं और सब कुछ सुनाते हैं। और वहां पर बच्चे आते हैं जो इतवार को सोने की अपेक्षा वे ये सब कुछ सुनने आते हैं। हम मेरी बड़ी बहू जो है अंजलि, वो भी दसम अवतार की कहानियां सुनाने इतवार को सुबह सुबह उठकर भागी जाती थी हिंदू वैदिक सेंटर कि मैंने भी मामा कहानी सुनानी है। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये इनके अंदर इतनी अच्छी हिंदू धर्म के प्रति जागृति आई हुई है। तो ये सारे संस्कार बच्चों को देने होते हैं। और वो हमारे घर में हवन भी होता है। तो बच्चे जो हैं, बहुएं हैं, यही की पैदा हुई हैं, हिंदू हैं पर हिंदू मतलब यहीं से पैदा हुई, पढ़ी हैं, तो वो अंग्रेजी में पढ़ती हैं संस्कृत। और मैं भी जलंधर से आर्य समाज से हिंदी की बजाय इंग्लिश में लिखे हुए मंत्र की किताबें लाती हूँ और इनको सबको देती हूँ। तो ये लोग हवन भी करते हैं सारे। और यहाँ कैलिफोर्निया में भी हमारे बच्चे ये पूरा हवन करते हैं। और वैसे उनको हिंदी थोड़ी बोलनी आती है, मेरे साथ हिंदी बोलते हैं, पर हिंदी की संस्कृत के श्लोक बोलते हैं सारे और पूरा हवन करते हैं। तो ये ऐसे संस्कार देने पड़ते हैं। और कुछ ये लोग हिंदी फिल्में देखते हैं, इनका बहुत इंटरेस्ट है। और बॉलीवुड ने बहुत ज्यादा सहायता की है हमारी, क्योंकि उनके डायलॉग बहुत ही सादे होते हैं और उनका संगीत बहुत ही कर्णप्रिय है। तो यहाँ के बच्चे उस संगीत को बहुत ज्यादा मानते हैं और वो हिंदी गाने भी गाते हैं और हिंदी फिल्में भी देखते हैं। तो जैसे अब चाइनीज लोग भी अपने घरों में चाइनीज खाना खाते हैं, हमारे यहाँ भी हिंदू धर्म मतलब कि अपने पंजाब का खाना बनता है। और जैसे तेलुगु फैमिली है एक, उनके घर में तेलुगु मतलब रसम वगैरह बनती है। तो ये सारी चीजें पारिवारिक माहौल से सबको मिलती हैं और यहाँ की संस्कृति जो है उसके अनुसार ही ढलती है। हिंदी के यहाँ रेडियो स्टेशन भी चलते हैं प्राइवेट। आप अपने घर से एक हिंदू या एक कमरा लेके कहीं पे ऑफिस लेकर हिंदी गानों का, फिल्मी गानों का रेडियो स्टेशन भी चलाते हैं। ह्यूस्टन में भी ये बड़ा रिवाज है, यहाँ भी है। उनमें मैंने कविताएं भी बोली हुई हैं। तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं, हिंदी रेडियो बोलते हैं उनको, कोई ना कुछ नाम रख देते हैं वह उनका। तो मैं क्योंकि 92 से अमेरिका आ रही हूँ और 6 महीने हम यहाँ रहते थे आके, तो मेरी 5 बहनें भी यहाँ हैं, दोनों बेटे भी यहाँ हैं। तो हमारा क्या है कि हमने यहाँ के जीवन को बदलते हुए देखा है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं मिलता था भारत की चीजें, आज यहाँ पे सब कुछ, सब सुविधाएं मिलती हैं, हमें सब कुछ मिलता है। और असली बात तो ये है कि
हमें भाषा का अगर ध्यान दें तो हमें अंग्रेजी भाषा को भी सहोदर मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें निरादर तो करना ही नहीं है। अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे हिंदी तभी सीखेंगे जब हम अंग्रेजी को हिंदी में उनको ट्रांसलेट करेंगे, तो वो कोई क्या कहते हैं कि सहयोगी भाषा के रूप में हम इसे प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ बच्चों को आता है वैष्णव जन तो ते कहिए पीर पर आई जाने रे। तो अगर ये बच्चे यहाँ पर ये सीखते हैं वैदिक सेंटर में, तो जो वहाँ के बच्चे हैं उनको इससे कम ही आता है, ज्यादा नहीं आता है। ये भी यह परिवार में वहां पे आजकल ये कहते हैं हाँ जी अपनी अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को डाला है, तो हिंदी की शिक्षा देनी भूल जाते हैं कि हमें मंत्र भी सिखाने हैं, देशभक्ति के गीत भी सिखाने हैं। हमने अपनी पोतियों को भरतनाट्यम के नृत्य सिखाए हैं, और नृत्य सिखाने वाली भी राष्ट्रपति से उनको अवार्ड मिला हुआ है, साउथ से आई हुई हैं अर्चना मैडम, वो सिखाती हैं। तो उनको भरतनाट्यम आता है, वो अब उसमें पारंगत हो गई हैं। और यहाँ मेरी एक पोती है, उसे रामायण के हर पात्र याद है। दिया नाम है, वो एक आप किसी भी पात्र के विषय में पूछ लीजिए वो बता देगी। अगर आप कुछ मिस कर रहे हैं तो वो आपको बताएगी कि आपने इसका नाम नहीं लिया। सो मतलब ये लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो बड़ी संजीदगी के साथ और याद रखते हैं ये भारत के विषय में बताया जा रहा है, क्योंकि जब एक ग्रुप बैठा होता है तो उसमें बोल देते हैं ये चाइनीज है, ये इंडियन है। वो इंडियन अगर है तो इंडियन की भांति उसने जीना भी है, उसको हिंदी भी बोलने का शौक है। तो भारत की कई संस्थाएं जो हैं आजकल विदेश में वेबिनार करने में सक्षम हो गई हैं। देखिए जी, कोरोना आया, उसने विनाश का तांडव खेला, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। तो जब कोरोना ने एक तांडव विनाश भी किया, तो उसके कारण घरों में रह के लोग वेबिनार करना सीख गए। तो जिस तरह से आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस तरह से वेबिनार इतने शुरू हो गए कि जो उसने लोगों में दूरियां मिटा दी, और जो कविताएं, कहानियां, संस्मरण, ये सब जो किताबों में थे वो सब बाहर आने शुरू हो गए। तो इन्होंने भी सांसें लेनी शुरू कर दी। तो इस तरह से इसका कुछ फायदा भी होता है। और अब ये होता है कि जो महिला काव्य मंच है, तो उसके जो संस्थापक है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर हुए थे, तो उन्होंने महिलाओं को काव्य से इकट्ठा करना शुरू किया। तो उसकी 150 शाखाएं तो उन्होंने हिंदुस्तान में बना दी, और 65 यहाँ अमेरिका में भी बन गई, बाकी देशों में भी। सो उसमें क्या होता है, मैं जब से यहाँ आई हूँ हर महीने मैं विशिष्ट अतिथि बनती हूँ किसी न किसी महिला काव्य मंच की, और अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ, या जो टॉपिक वो देते हैं उसके ऊपर लिख के उनके साथ प्रस्तुति प्रदान कर रही हूँ। तो और सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति, इसको प्रज्ञान पुरुष श्री सुरेश नीरव, पंडित सुरेश नीरव जी गाजियाबाद से चला रहे हैं। इसने लगातार शाम को हर प्रतिदिन 5 बजे एक काव्य गोष्ठी, काव्य प्रोग्राम होता है। उसमें एक कवि को या लेखक को बुलाया जाता है, साहित्यकार को। उसमें कभी जापान से शिप्रा शिल्पी आ रही हैं, तो कहीं अफ्रीका से श्वेता सिंह आ रही हैं, तो कहीं अमेरिका से अन्नदा पाटनी आ रही हैं। इस तरह से उनको सबको बुला कर और उनका प्रोग्राम दिया जाता है। तो ये भी भारतीय सभ्यता जो है, हमारी हिंदी की जो संस्कृति है, वो हर जगह सांस ले रही है, और उनमें उत्साह आ गया है, उत्साह आ गया है कि कुछ लिखे, नया लिखे और इसको हम वहां पर प्रस्तुत करें। इसी तरह से ये मैजिक मैन एन चंद्रा का प्रोग्राम है, वाणी ना जाए भारती का, जिसमें उन्होंने 10 जनवरी से उन्होंने शुरू किया है काव्य पाठ। मैंने भी उसमें पाठ किया, मतलब इन सब में मैं काव्य पाठ करती रहती हूँ, इसीलिए मैं आप सबको बता पा रही हूँ कि वहां पर, और उसमें वो 8 मार्च तक, आज तक ही चलना है वहां पर, जिसमें कि सब कवित्रियां देश विदेश से भाग ले रही हैं। और उसका जो अध्यक्ष हैं वो हमारे देश के, दिल्ली के और भारतीय मशहूर व्यंग्यकार श्री हरीश नवल जी हैं। वो भी आजकल
वर्जीनिया में अपनी बेटी के पास पधारे हुए हैं, तो वो उसका वो कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, और नीलम वर्मा जी संचालन में जुटी हुई हैं। ये सब प्रोग्राम हैं, इन सब में मैं प्रतिभागिता करती रहती हूँ। तो इन सब ने विश्व को एक कर दिया है। फिर साहित्य की क्या चिंता करेंगे हम? हमारा साहित्य संपूर्ण विश्व में फलीभूत हो रहा है। और अभी कुछ दिन पूर्व टोरंटो में, कनाडा में, अखिल विश्व हिंदी समिति तथा भारतीय काउंसिलेट के संयुक्त तत्वाधान में विश्व हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर विचार संगोष्ठी एवं कवि सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल मंच से, जूम के माध्यम से ऑनलाइन किया गया। जैसे मैं आज आपके साथ कर रही हूँ, इसी प्रकार। और जो हमारे साथ बैठे हैं, नॉर्वे से हमारे प्रवासी भारतीय आदरणीय श्री सुरेश चंद्र शुक्ल, शरद आलोक जी, जो आपकी संस्था से भी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, हिंदी साहित्य पर बहुत काम कर रहे हैं। उनकी कई पुस्तकें भारतीय विभिन्न भाषाओं में भी अनुवादित की गई हैं। इंग्लैंड से श्री तेजेंद्र शर्मा जी हिंदी के एक सशक्त कहानीकार हैं। उषा राजे सक्सेना जी हैं, बहुत अच्छी कथाकार है, इंग्लैंड से, वही रहती है। इन सब से वेबिनार में सहभागिता होती रहती है। और शरद आलोक जी तो श्री हरमिंदर सिंह बेदी जी, जिन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है पंजाब में हिंदी का स्तर और विचार विस्तार करने के लिए, उनके साथ मेरे घर भी पधारे हुए हैं। तो विदेश में बस रहे भारतीय, जो प्रवासी भारतीय हैं, अपने देश का परिधान, अपने देश का भोजन और दूसरी वेशभूषाओं को त्योहारों पर पहनते हैं, मंदिरों में पहनते हैं। आप देखिए, जब मंदिर जाएंगे तो सलवार कमीज या साड़ी पहनकर जाएंगे। उनको बहुत आनंद मिलता है कि हम दोबारा से अपने उस परिधान में आते हैं। कहाँ? प्रभु के समक्ष, मंदिर में उसकी प्रार्थना करने। और जब काम का समय होता है तो जीन्स पहनकर डटकर काम भी करते हैं। देश से बाहर रहकर भी वे अपने देश में जी रहे हैं, और जहां जाते हैं एक छोटा सा, या कह लो मिनी हिंदुस्तान बना लेते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण आपने देखा होगा जब मोदी जी ट्रंप के पास ह्यूस्टन पधारे थे हाउडी प्रोग्राम के लिए। तो ह्यूस्टन में जो सैलाब उमड़ा था हमारे प्रवासी भारतीयों का, वो देखने लायक था। टीवी का सारा आकर्षण उसी में था। तो आज यूनाइटेड नेशंस तक भारत का हिंदी का डंका बज रहा है। और निसंदेह प्रवासी साहित्य ने हिंदी की मुख्य धारा को समृद्धि किया है। और इसके पात्र, इनकी परिस्थितियां भिन्न हैं, लेकिन उन्होंने वहां पे लेखन में रोचकता पैदा कर दी है। हमने कमलेश चौहान जी का भी पढ़ा, तो रोचकता पैदा होती है कि उस वातावरण में, उन परिस्थितियों में जाके उन लोगों ने क्या लिखा, वो लोग कैसी जिंदगी जिए, या अमेरिकन जो संस्कृति है उसके साथ इन्होंने कैसे दो पहिए मिलाकर अपनी गाड़ी खींची है। सो ये सारी बातें मैं आपसे साझा करना चाहती थी। अब आपसे मैं कहूंगी कि अगर आपने कुछ पूछना है पूछे। और मैं साहित्य के विषय में इतना ही बताना चाहती थी अभी। बहुत बहुत आभार मैम। ये बहुत ही सुखद रहा और बहुत ही रोचक भी, क्योंकि आप वहां पर आती जाती रहती हैं और अभी भी आप वहीं पर हैं, प्रवास के दिनों में हैं कैलिफोर्निया में, और आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। वहां जो हो भी हो रहा है, आपके मुख से उन बातों को सुनना एक प्रामाणिक जानकारी को सुनना है। तो मैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए श्रोतागण हैं और हमारी जो छात्राएं हैं, अगर वो मैम के साथ कोई अपने अनुभव, कोई ऑब्जर्वेशन साझा करना चाहती हैं, उनका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, वो उनके साथ बांटना चाहती हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहती हैं, तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ अपनी छात्राओं को भी और अपने साथ जुड़े हुए सभी सुधी विद्वानों को, वक्ताओं को, श्रोताओं को, वो पूछ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं।
मुझे लगता है मैम आपको सुनना बहुत सुखद रहा और हर बात आपने तक लगभग हर पक्ष को जो साहित्य और संस्कृति के साथ एक अवधारणा के रूप में किसी भी तरह से जुड़ सकता था, आपने हिंदी भाषा से अपनी बात को शुरू करके हिंदी साहित्य तक उसको लाते लाते बीच में जो एक संस्कृति की स्रोतस्वनी प्रवाहित की है, जिसको आपने आंखों देखा, हाल हमें सुनाया, तो उसको सुनना इतना रोचक था, सुखद था। मुझे लगता है कि उसके बाद सारी जिज्ञासाएं जो हैं वो उस स्निग्धता में अपने आप ही शांत हो जाती हैं। तो मुझे लगता है मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है ये तो। हाँ, तो अब आगे आप बताएं तो आपको आपके प्रति मैम आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने बहुत ही सुंदर व्याख्यान और जानकारी के माध्यम से हमारे ज्ञान को और हमारे अनुभव के दायरे को और भी व्यापक बनाया। कन्या महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से आपके प्रति हमारा हमें सक्रिय के लिए हमें सदा ही प्रेरित करने वाली आदरणीय आचार्य जी प्रोफेसर डॉक्टर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी की सहायता के लिए श्री जी मैम जी शशि मंडल जी के प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ बहुत से कॉलेजों और दूसरी संस्थाओं से सुधी विद्वान जुड़े हुए हैं। मैडम सीमा जैन मैम का नाम भी मैं पढ़ पा रही हूँ, भावना मैडम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी सुधी विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, मैम का व्याख्यान जिन्होंने हमारे साथ सुना है, तो उन सब के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ मैं विभाग की ओर से, अपनी ओर से। और हमारी प्रिय छात्राएं जो बहुत उत्साह के साथ जुड़ी रही हैं और उन्होंने पूरा व्याख्यान सुना है, तो उनकी इस उत्साहपूर्ण प्रतिभागिता के लिए उन्हें साधुवाद है। मैम आप कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी कि जब मैं पहली बार आई थी तो मैं मनोज जी से कह रही थी कि मैंने एक कविता लिखी थी यहाँ पे बैठ के। यहाँ पर अकेलापन भी है, जब जिनकी बहुएं या जिनकी बेटियां काम पर चली जाती हैं तो वो फिर अकेलापन महसूस करती हैं, तो वो जो अकेलापन है उस अकेलेपन में बैठ के मैंने चंद लाइनें लिखी थी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। स्वागत है मैम, स्वागत है जी। चुप्पी, जिसका शीर्षक है चुप्पी। चुप्पी चाहूं और चुप्पी कि चुप्पी से घबरा जाती, चुप्पी चाहूं और चुप्पी कि चुप्पी से घबरा जाती, सरसरेती हवा की साए साए पास के जंगल से झिंगुर की धुन मन में संगीत में ताल जगाती, पर फिर चुप्पी चुप्पी से घबरा जाती। छत पर टपकती बारिश की बूंदे पर नाला से बहता पानी का शोर, छत पर टपकती बारिश की बूंदे पर नाले से बहता पानी का शोर, संगीत सम्मेलन सी थाप बजाती, पर फिर चुप्पी से घबरा जाती। दूर गगन से आते पंछियों का झुंड, दूर गगन से आता पंछियों का झुंड चींची का शोर मचाता आगे बढ़ जाता, पल भर को चहक मन बीन बजाती, पर फिर चुप्पी से घबरा जाती। चुप्पी, बस चुप्पी से घबरा जाती। सर से सड़क पर गाड़ियां गुजरती, इंसान की शक्ल कहीं नजर ना आती, किसी से बतियाने को मन तरसाती, पर फिर चुप्पी से घबरा जाती। अति सुंदर सलोने घरों की कतारें, अति सुंदर सलोने घरों की कतारें, हरियाली बिछे कालीन साफ किनारे, भारत से मिट्टी की महक न पाती, चुप्पी सिर्फ चुप्पी से घबरा जाती। ये उन दिनों की बातें हैं जब फोन नहीं होते थे। मैंने आपको बताया है कि फोन होने से तो अब तो कोई अकेलापन रह ही नहीं गया है। तो ये मैंने आपको जो कविता सुनाई है ये उन दिनों की है जब फोन नहीं होते थे। एक ये कविता आपके सामने पेश की। बहुत सुंदर मैम, और अब आपने ये प्रसंग यहाँ पर
रख ही दिया है तो मैं अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करना चाहूंगी। मैंने आपकी कविताएं भी पढ़ी हैं। विनोद मैम ने जिस उन्मीलन पत्रिका का जिक्र किया था, तो उसके लिए जब आप रचनात्मक सहयोग देती हैं तो आपकी कहानी और कविताओं को पढ़ने का अवसर मिलता है। तो हम पहले से खुद आपकी का और आपके धन्यवाद मैम, हमें ये अवसर आपने दिया आपकी कविता को सुनने का। हाँ जी मैम, हम अगली बार मिलेंगे तो आपसे और आपके अनुभव भी सुनेंगे और कविताएं भी सुनेंगे। अगली मुलाकात के लिए मैं सभी का एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हुई और आगे मिलने की आशा को मन में सजोए हुए सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा संचालन किया, जी, इसके लिए आप संचालन बहुत अच्छा था, आपका वक्तव्य बहुत अच्छा था। ये देखिए आज इनकी पुस्तक भी दिखा दें हमारी। हाँ मैंने देखा जी जी अभी कृष्ण। जी, हाँ ये अनुवाद शुक्रिया, किया बहुत है बहुत शुक्रिया। बहुत विनोद कालरा जी ने। हाँ और बहुत ये उनकी स्वयं की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है जी इन्होंने। सर। बहुत और बहुत। आपको वीना जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वक्तव्य बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छी अच्छी और सही बहुत संस्थाओं का ध्यान दिलाया, उनमें हम कई जगह हम भी जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और आपने सूचना दी तो मैं फटाफट जुड़ भी गया, आज नहा आज धो तो करके बैठ गया सुबह बहुत ही। बहुत धन्यवाद आपका। जी, मैं जी, धन्यवाद मेरे आपको मेरे सब। बड़े बेटे भी बटन उससे जुड़े हुए हैं, अच्छा उन्होंने अच्छा, भी जुड़ा। मैं उनको अच्छा लग रहा है। और कई आपका बेटा सहेलियां वहां जुड़ी रहता है हैं। ना अमेरिका में, दो कैलिफोर्निया? जी, हम दोनों बेटे रहते हैं, 5 बहनें रहती हैं अच्छा, अरे मेरी। वाह, हाँ जी, और मेरी देवरानी रहती है यहाँ। क्या देवर जी बात है, क्या चले बात गए है। हैं, तो जी यहाँ बहुत परिवार है हमारा। जी जी, बहुत बहुत शुभ